140 है, clients not advocates are the litigants. Whatever may be by ill feelings existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other or towards the parties in the case. All personal clashes between advocates should be seriously avoided. In the trial of a cause, it is indecent to allow to the personal history or the personal particulars and idiosyncrasies of advocate appearing on the other side. Personal colleagues between advocates which cause delay and promote unseemly wrangling should be carefully avoided. ये बात तो आपको समझ होगी ना कि लिटिगेंट के दरमियान झगड़ा है, वकीलों के दरमियान झगड़ा नहीं, और वो एक दूसरे के लिए कोई ऐसी ज़बान उनकी मौजूदगी में या उनके पीछे यूज नहीं करेंगे। वकीलों से उनका रिश्ता एक ब्रदर एडवोकेट के तौर पर, एक सेम प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले के तौर पर रहेगा, और वो केस को कोई जाती वजह नहीं बनाएंगे कि मैंने इसके साथ केस किया था, उसमें ये हो गया, उसमें ये हो गया, या ऐसी बातों को नहीं, क्योंकि लिटिगेशन क्लाइंट्स के दरमियान है। इसीलिए कहते हैं कि क्लाइंट केस हारता है, वकील नहीं हारता। वकील तो उसके बाद एक राइट ऑफ अपील है, फिर आखिर में अपीलें खत्म हो जाती हैं, बात फाइनल हो जाती है, वकील अपनी जगह रहता है, वो और केसों की तरफ निकल जाता है, उसका उस लिटिगेशन से का ताल्लुक। इसीलिए कहते हैं उस प्रॉपर्टी में भी कोई इंटरेस्ट ना हो जो सब्जेक्ट मैटर है, और क्लाइंट से इस किस्म की इंटेलिजेंस भी ना हो कि कोई पर्सनल उसके साथ हो जाए। इसीलिए जैसे पर्सनल केसेस करने को मना किया जाता है या अवॉइड किया जाता है, बहुत ही कोई नागजीर बात हो जाए उसमें भी अपने आप को वकालत से अलग रखा जाता है। यानी आप लिटिगेशन है आपकी हो गई, एक लिटिगेशन हो गई अपनी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वहां भी आप अपने आप को हद वसा कोशिश करेंगे कि आप उसमें वकील हो। कोई वकील एंगेज करेंगे, उससे केस कराएंगे, वो आर्ग्यू करेगा उसकी रीजन से। और ये एथिक्स में भी इसी तरह की बात है कि अपनी पर्सनल लिटिगेशन को अवॉइड करेगा, कम से कम करेगा। ये नहीं कि हर बात पे वो केस कर देगा, इधर से गुजरा इधर रेट कर दी, इधर से गुजरा इधर से फाइल नाले पे केस फंस, यानी वो ऐसा नहीं होगा कि वो माशरे के अंदर एक न्यूसेंस के तौर पे घूम रहा हो। 141 आ गया, नो डिवीजन ऑफ फी विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर एक्सेप्ट विद अनदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट्स। ये भी आ गया कि आप किसी से फीस डिवाइड नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? एक टाउटिज्म का, ब्रोकरेज का आंसर। हाँ, एक सूरत में आप वकील, एक ही फर्म के वकील, 3 वकील हैं, 4 वकील हैं, उनमें कोई परसेंटेज है कि फर्म में कोई केस आएगा तो हमारी जो है ना तकसीम इस तरह होगी, खर्चे निकाल के या एक जो भी तरीका का। और दूसरी बात है, कोई और वकील आप एंगेज करते हैं साथ, कि वो भी साथ होगा, आप भी साथ होंगे, तो डिवीजन लेबर के वर्क के मुताबिक होगी फी की। एक सीनियर वकील है वो ये काम करेगा, जूनियर वकील है उनमें वो ये काम करेगा, उनकी एक डिवीजन होगी लेबर के साथ। होता है ना बाद मुल्कों में आवर्स के हिसाब से प्रोफेशनल फी होती है कि एक आवर्स $1000 के, $100 के, $500 के। $100 का केस है यानी 100 आवर्स का केस है तो इसने, तो वो आवर्स है वर्क के हिसाब से, और आवर्स तय नहीं है कि इतने डॉलर होंगे किसी, वो वकील से वकील वेरी करता है, कोई 1000 ले लेगा, कोई 2000 ले लेगा, कोई 100 ले लेगा, काम से भी करता है और वकील के रेट के मुताबिक भी उसका, और केस की नोयत के मुताबिक भी वो आवर्स का जो चार्जिंग है वो तो डिवीजन जो है कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि फलाना केस लेके आया, वो जो केस बेचना होता है या केस लेके आए किसी को दे दिया, उस चीज को इन्होंने मना किया। 142 को कहा, सब्जेक्ट टू द precedence of Attorney General and the Advocate General as established by Constitution, usage and practice. It is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the role of advocates maintained by the Bar Council. वो जो मैंने आपको बात बताई, एडवोकेट जनरल का, अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल का राइट ऑफ ऑडियंस तो हमने मान लिया पहला। उसके बाद फिर ये बार पे चले गए कि रोल ऑफ बार जो मैंने बताया था, उसके बाद उसके तहत एक जो सीनियरिटी है उसके तहत वो सीनियरिटी और राइट ऑफ हियरिंग भी इसी हिसाब से होगा।
आगे चल के आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर जूनियर और सीनियर एडवोकेट है तो सीनियर एडवोकेट आर्गू करेगा, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है कि अगर सीनियर चाहे कि मैं नहीं आर्गू करता या इस बच्चे ने केस अच्छा तैयार किया हुआ है, वो कहता है कि हाँ आप आर्गू करें, तो ये हो सकता है। ये नहीं है कि वो सीनियर ही आर्गू करेगा, लेकिन उसके लिए सीनियर की मंशा जो है ना वो होनी चाहिए। 143 है, junior and young members should always be respectful to seniors and elder members. The latter all are expected to be not only courteous but also helpful to their juniors and younger brethren at the bar. ये हो गई कि जूनियर और यंगर में ऐसा रिश्ता रहेगा कि वो सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे, एल्डर मेंबर की, और जो जूनियर्स हैं वो कटियस होंगे और हेल्पफुल होगा सीनियर जूनियर के लिए। 144 कह रहा है, जो आखिरी है, कंडक्ट विद द अदर एडवोकेट्स का जो ए पार्ट है उसका आखिरी रूल है 144, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज और ऑन एनी साइड, इट इज द राइट ऑफ द सीनियर मेंबर टू लीड द केस एंड द जूनियर मेंबर्स शुड असिस्ट हिम अनलेस द सीनियर सो वांट्स। वो जो मैंने आपको बात की कि सीनियर वकील लीड करेगा, वो चलाएगा केस, और जूनियर वकील को अगर उसका है कि आपका क्लाइंट के साथ कंडक्ट कैसा होगा। 145 कह रहा है, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस। यानी वकील जो है उसकी प्रॉपर्टी में, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा, इस तरह वो पर्सनल हो जाएगा और बात प्रोफेशनल वकालत या फीस की हद तक वकालत के अलावा कुछ और हो जाएगी। अब बात समझ गए, उसमें इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि ये केस जीतेंगे तो ये 6 फ्लैट है तो 1 फ्लैट मेरा, ऐसा नहीं होगा, फीस लेगा। 146 कॉन्टीजेंसी बेसिस को भी इसलिए मना करते हैं। कॉन्टीजेंसी होती है कि जी 1 करोड़ का दावा कर दिया, अगर डिग्री हुई 70 लाख की तो मैं लूंगा उसमें से 20% 14 लाख। कॉन्टीजेंसी बेसिस भी जो है ना करते हैं, डैमेजेस में दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी इसको कॉन्टीजेंसी बेसिस को मना किया गया। वाजे को लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसको ठीक नहीं समझा गया। 146 an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in course of employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fee for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such client. आप समझ रहे हैं ना कि जिसमें उसको कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई है कॉन्फिडेंशियल, उसके पास एक आ गया क्लाइंट का, उस मामलात में वो उस क्लाइंट के खिलाफ कभी भी पेश नहीं होगा। 147 an advocate shall not accept professional employment without first disclosing a relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such employment. ये क्या है कि वकील जो है जब क्लाइंट आएगा, अगर मुखालिफ क्लाइंट से या मुखालिफ वकील से उसका कोई ताल्लुक, रिश्तेदारी, कोई बात है, तो वो वाजे कर देगा उस वकील मोकल को कि देखें ऐसा है कि ये हमारे गांव के रहने वाले जो मोकल हैं, या ये वकील साहब जो मुखालिफ इस केस में आ रहे हैं, वो मेरा उनसे ये ताल्लुक है, मेरे फर्ज कर दें, ताकि क्लाइंट को कल वो आपको एंगेज करना चाहे या ना एंगेज करना चाहे, आपको उससे अपना ताल्लुक जो है वो क्लाइंट को केस लेने से पहले डिस्क्लोज कर देना, अगर आपका कोई ऐसा ताल्लुक बन रहा है। 148 an advocate shall not represent conflicting interest, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वाले केसेस को ले, आप समझ रहे, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है, बाद लोग इसका मतलब निकालते हैं कि अगर एक केस में उसने आर्गू किया चेक डिसऑनर होने वाले की तरफ से जमानत में, तो कल जिसका चेक है डिसऑनर हुआ तो वही आर्गुमेंट, उसके एंटी आर्गुमेंट उसमें नहीं कर सकता, ये एक अलग चीज है। वो तो प्रोफेशनल है कि केस टू केस वो आर्गू कर रहा है, केस वो कानून के मुताबिक चला रहा है। ये है कि एंटी इंटरेस्ट जो होंगे ना, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में वो वकील नहीं बने। और प्रोसीडिंग इन विच सच एडवोकेट्स अपीयर फॉर पार्टी नॉट शैल ही एक्सेप्ट द
whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of remuneration or as reward or bounty. अब आप समझ गए, यानी वो जो है किसी प्रॉपर्टी की परचेज में जो फोरक्लोजर में या जूनियर से जुडिशियल सेल में आएगी, ऑक्शन में आएगी, ये कोई भी वकील जो है अगर वो जैसे है ना कि एक ऑक्शन है उसमें एक पार्टी की तरफ से वो प्रॉपर्टी जब डिग्री हुई थी मैं हूं तो अब मैं उसके ऑक्शन में शरीक नहीं होगा, और ना ही ये जो लफ्ज आखिर में इन्होंने कहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही हैड बीन एंगेज्ड टू कंडक्ट द केस इन ल्यू ऑफ हिज रेमुनरेशन और एज ए रिवार्ड और बाउंटी, यानी उस प्रॉपर्टी में बाउंटी आप समझ रहे हैं, रिवार्ड यानी वो तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पे, वो उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट या किसी किस्म की ख्वाहिश या कोई चीज लेगा नहीं जिस प्रॉपर्टी से मुतालिक। वैसे तो असूली तौर पे उसको सिर्फ फीस तक है, ये असूल जो है क्लाइंट की दीगर प्रॉपर्टियों के लिए भी। इसीलिए आप देखा होगा कि कोर्ट ऑक्शंस के अंदर वकील जो है, बाद ऑप्शन में लिखा होता है कि कोर्ट का स्टाफ या वकील इसमें हिस्सा नहीं लेते, इरादतन भी हिस्सा नहीं लेते, हालांकि उसका खरीदना उसका मना नहीं होता। बाद इश्तारों में आता भी है कि वो कोर्ट का स्टाफ या वकील ऑप्शन में हिस्सा या बैंक अफसर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं ना, आप गए ऑफिस साइनी के पास को प्रॉपर्टी बिक रही है, आपने उसके अंदर बिड दे दिया, वकील है हाई कोर्ट की, तो ये समझा जाता है कि आप उस ऑक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस करके वो प्रॉपर्टी बाकी सेल जो ऑक्शन में लोग आ रहे हैं उनको रोकेंगे। एक वकील साहब ने घर लिया था, उन्होंने कहा है बाकी ऑक्शन में, तो हमने उनके वकीलों से बात करके उन्हें भगा दिया था, वो प्रॉपर्टी हमने ली। तो ये इन्फ्लुएंस ड्रा होता है और ऐसा होता है, लिहाजा उसको अवॉइड किया जाता है। और वो प्रॉपर्टी जिसमें आप कभी वकील आगे पीछे रहे, मुखालिफ की ये वो उसकी ऑक्शन है जुडिशियल सेल में, तो आपका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये है 150, एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीट बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट। यानी क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ कहीं वो नहीं होगा, गुत्थम गुत्था नहीं होगा, उसके साथ उसका कोई जोड़ नहीं बनेगा, और जो भी चीज होगी यानी कि उसकी अगर जैसे कोई आमदन या कोई उसकी वो किराया वो निकलवाता है या उससे मिलता है, या मुखालिफ क्लाइंट या मुखालिफ वकील उसे देता है कि ये किराया जो है ये आपने मेरे क्लाइंट ने देना था, आप रख लें, फौरी तौर पे वो रिपोर्ट करेगा अपने क्लाइंट को कि ये किराया आ गया है, ये रकम आ गई है और इसकी मैंने रसीद काट दी और आप ले। ये नहीं रख लेगा जब वो पूछेगा 3 महीने बाद आप कहें आए थे वो पैसे दे गए थे। 151, an advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so. वो किसी को खुद नहीं कहेगा कि ये केस कर दो, वो कर दो, और 3 केस कर दो, एक सिविल भी कर दो, एक FIR भी काट दो, किसी को मशवरा नहीं देगा अनलेस वो आदमी आए। हाँ, एक एक्सेप्शन की है कि इस केस से मुतालिक उसका कोई जाती मामला उसके अलावा, वो मशवरा नहीं देगा किसी को कि केस कर देते हैं, 3 केस कर देते हैं, एक क्रिमिनल कर देते हैं, एक वाइंडिंग अप भी डाल देते हैं। एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई। 153 तक, इट इज द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ ए पर्सनल अक्यूज। अच्छा नहीं, 152 उसने कहा कि वो एडवाइज नहीं करेगा कि फलाने कानून को तोड़ दो, ऐसा कर लो, और गुड फेथ में तो कोई एडवाइस दे सकता है, ऐसी एडवाइस नहीं करेगा ये काम कर लेना, उसे तुम ऐसा करना कि इस तरह तुम उसे मार देना, इस तरह आना, प्ली ऑफ एलिबाई बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, कोई इलीगल एडवाइस नहीं करेगा कि तुम ऐसा कर लो, रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर लो। यानी जो भी काम करेगा वो विद इन लीगल नॉर्म्स करेगा, यानी कानून जिसकी इजाजत देता होगा उसकी एडवाइस करेगा। 153, it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion as distinguished
from knowledge as to the guilt of the accused, otherwise innocent person and victim merely of suspicious circumstances might be denied proper defense. Having undertaken such defense, an advocate is bound by all fair and honorable means to present every defense that the law of the land permits, to the end of that no person may be deprived of life, liberty except by process of law. ये कह रहे हैं कि वो जो कानून के अंदर जो डिफेंस ले सकता है वो वकील लेगा अपने क्लाइंट के लिए, और इसका मतलब ये भी है जो कानून के अंदर डिफेंस नहीं है वो नहीं लेगा। समझ गया? वो जैसे बैंक का वकील है, बैंक ने कहा 2 करोड़ रुपए देने हैं, वो क्लाइंट को समझाएगा कि 2 करोड़ बनते नहीं है, इस तरह अगर करें, इस तरह जमा करें, इस तरह मेरे पैसों को एडजस्ट करें तो ये पैसे तो बनते हैं 80 लाख। ये मतलब नहीं हो गया 2 करोड़ बैंक ने लिख के दे दिया तो बस तुम 2 करोड़ जाके दे आओ, वो कहेगा ये बनते ही नहीं। इस तरह की एडवाइस तो कर सकता है, बताएगा, फिर उसको जवाब में लिखेगा लीव में कि इस तरह बनते हैं 80 लाख। ठीक है, बाज़ औक़ात एक्सेस पेमेंट निकलती है, जैसे भी है। जो बैंक के सूट फाइल होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही आज तक जो 90% सही नहीं बने हुए। अंग्रेज ने जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट छोड़ा था उसके तहत आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। 1984 के बाद तो सूदी सिस्टम खत्म हो गया, बैंकिंग में नहीं लगा, तो उसके तहत बन ही नहीं रहा। रिमिशिंग मुशारका को कायबोर से कर दिया, उसकी भी वायलेशन है। और बायबैक एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट तो बना दिए जो कि मुफ्तियों ने और इन्होंने सबने पास किए हुए, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वही चली आ रही है। वो अदालतों ने कहा कि लेट पेमेंट चार्जेस नहीं हो सकता, 100 जजमेंट आई है, लेकिन अगर बैंक की और क्रेडिट कार्ड की उठा ले लेट पेमेंट चार्जेस लगी हो तो वो तो नहीं देंगे ना। अगर केस कर देगा लेट पेमेंट चार्जेस का, आप कहेंगे ये तो अलाउ ही नहीं है कानून में। इस तरह की डिफेंस लेगा। 154. In fixing fee, advocates should avoid charges which overestimate their advice and services as well as those which undervalue them. A client ability to pay cannot justify charge in excess of the value of the service. Though the property may justify lesser charge or even none at all, the reasonable request of a brother advocate should also receive special and kind consideration in respect of widows and orphans of an advocate. All advocates shall assist them for free of charge. यहाँ तक ये हुआ कि वो कोई ज्यादा चार्ज नहीं करेगा, वो देखेगा मेरा काम इतना है, मेरी मेहनत इतनी है, उस हद तक चार्ज करेगा, नहीं रीजनेबल फी चार्ज करेगा। और बेवा और यतीम के लिए उन्होंने कहा है कि अगर फ्री ऑफ चार्ज उनके लिए उनकी तरफ से पेश हो, लफ्ज शेल है इसमें, बेवा और यतीम, and the skill requisite properly to conduct the case. Whether the acceptance of employment in a particular case will preclude the advocate appearance for others in cases like to arise out of transaction about which there is a reasonable exceptions, and otherwise he would be employed or will involve the loss of their business while employed in a particular case. The customary charge of the bar to similar service, the amount involved in the controversy and the benefit resulting to the client from the service, the contingency of the certainty of the compensation, and the character of the employment, whether casual or for an established and constant client. Of these considerations, none in itself is a controlling factor. These mere guidelines in asserting the real value of the service. In fixing fee, it should never be forgotten that profession is a branch of administration of justice and not a mere money making trade. ये वादे उन्होंने तकरीबन चीजें दे दी 6 कि इन 6 चीजों को कंसीडर करते हुए फीस वगैरह तय करेगा, लेकिन उसने कहा ये गाइडलाइंस हैं, कोई हार्ड रूल्स नहीं है। बेवर यतीम के लिए एक बात रहेगी कि यतीम होता ही 18 साल से या बालिग होने से नीचे। और बेवा की बात भी एक बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी के मामलात हैं, रकूम के मामलात हैं, तो वो फिर इस तरह ये रूल उस तरह अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वहाँ पैसे की बात है। 5 करोड़ रुपये लिया हुआ है, ठीक है। वो जो यतीम और बेवा का जिक्र किया गया है वो एक अलहदा मानों में किया गया। ये नहीं है कि 5 करोड़ वाला 22 साल वाला केज में यतीम, 18 के बाद तो वैसे भी नहीं होता, बालिग तो यतीम होता ही नहीं। बेवा भी ये पैसों की जहाँ मामलात हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं, वहाँ वो फी
अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा। जहां उसकी इस्तात नहीं है वहां ये इस तरह की बात है। फी की डिटर्मिनेशन के लिए भी इन्होंने बात कर दी और ये कहा है कि ये ब्रांच जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए पैसे कमाने के लिए नहीं। सबसे बड़ा जो रूल बताया कैनन ऑफ एथिक्स में, एटिकेट्स में, सबसे बड़ा ये है कि ये को मनी मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं कि मैं वकील बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, लोगों के से बड़ी बड़ी फीसें लूंगा और अपनी जिंदगी। ये प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। ये है लोगों को इंसाफ दिलाना, कानून का जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, अदालती निज़ाम, हमारे यहाँ जो लोगों के साथ हक तलफी हो रही है उसमें, और कोई मजलूम आदमी को सजा ना हो जाए, कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ना हो जाए, उसके लिए ये प्रोफेशन। अगर कोई समझता है कि वह फैक्ट्री शैक्ट्री उसने खोल ली है, कोई पेट्रोल पंप की तरह का बिजनेस है, तो उस तरह का ये बिजनेस नहीं। पहले जब ये प्रोफेशन आया तो फी लेनी जाती थी, वो फी जो भी है उसे दे दी जाती थी, फिर फी डिटर्मिन होने लगी जैसे जैसे ये डेवलप हुआ। आगे चलें। 155 कंट्रोवर्सी विद क्लाइंट्स concerning compensation are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his service. Any lawsuits with client should be restored to only to prevent injustice, imposition or fraud. ये भी आप समझ गए कि क्लाइंट से कंट्रोवर्सी करना कंपनसेशन से के मुताबिक इसको भी अवॉइड करना। 156 है नथिंग ऑपरेट्स मोर certainly to create or foster popular prejudice against advocate as a class and to deprive the profession of the full measures of the public esteem and confidence which belongs to the proper discharge of duty then does not false claim often set by the on surplus in defense or questionable transaction that it is the duty of the advocate to be whatever may enable him to succeed in winning his client cause. It is improper for an advocate to assert in argument his personal belief in the client's innocence or in the justice of his cause. His professional duty is strictly limited to making submission at the bar consistently with the interest of his client. ये उससे आगे भी जा रहा है। An advocate owes entire devotion to the interest of the client, warm zeal in the maintenance and defense of his rights, and exertion of his utmost learning and ability to the end, and nothing to be taken or withheld from his save by rules of law legally applied. No fear of judicial disfavor or public unpopularity should restrain him from the full discharge of his duty. In the judicial forum, the client is entitled to the benefit of any and every remedy and defense that is authorized by law of the land, and he may expect his advocate to assert every such remedy or defense, but it steadfastly to be borne in mind that the great trust of the advocate is to be discharged within and not within the bounds of the law. The office of an advocate does not permit, much less does it demand of him, for any client, the violation of any law or any manner of fraud or chancery is doing this professional duty to his client by must obey the voice of own conscience and not of his client. ये है secondary, इसका मतलब है the use of tricky to achieve one purpose. इस पूरे रूल्स के अंदर को 8-10 लफ्ज जो है ना बड़े मुश्किल से और लैटिन के दिए हुए, तो उसका मानी भी अगर जो आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अब आप इससे समझे ये एक रूल जो है बड़ा लेंथी सा रूल है, इसका मतलब यही निकला कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक नेक नियति से उसको डिफेंड करेगा, क्लाइंट को पूरे जील के साथ उसका केस लड़ेगा, और साथ ही साथ उसका ये है कि कोई ऐसे काम नहीं करेगा केस लड़ने के लिए, कोई ऐसी चालाकियां या ऐसे काम नहीं करेगा जिससे केस जीत लिया जाए, यानी विद इन नॉर्म्स ऑफ जो उसका स्टैंडर्ड है वकील का, उसको मेंटेन करते हुए केस लीगल बाउंड्रीज के अंदर लड़ेगा, उसका डिफेंस करेगा और मेहनत करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजों को मैनेज करेगा नेगेटिवली।
आगे 157 when an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to other advocates, except when essential to the ends of justice. An advocate should avoid testifying in court on behalf of his client. ये हो गया कि 157 का सवाल भी आता है कि अगर किसी वकील ने कोई एविडेंस देखी है तो क्या करेगा, तो वो जो MCQs आपने देखा होगा, then he will be witness in this case. उस केस में वकील नहीं है, उस केस में वो विटनेस, ये रूल उसी से मुताबिक है। और कहते हैं कि जिस केस में आप एविडेंस में हों, विटनेस हों, तो उसको आपने नहीं करना। 158 in incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opposite advocate to try when he is under affiliation or bereavement, forcing the trial on a particular day to the injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time, agreeing to an extension of the time for filing written statements, cross interrogatories and the like. The advocate must be allowed to judge himself in such matter. No client has the right to demand that his advocate shall be ungenerous or that he does not do anything thereon repugnant to his own sense of honor and propriety. ये आप समझे क्या? यानी अगर कोई वकील रीजनेबल ग्राउंड पे एडजर्नमेंट मांगेगा तो दूसरा वकील उसको उसना ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, उसको स्पेस देगा, केस अगली तारीख पे भी चल जाएगा। और ये कहीं जरूरी नहीं कि उसका क्लाइंट उसे इंसिस्ट करे कि आज ये केस चला रहा है तो बाउंड है वो केस चलाए। वकील अपनी मर्जी से हालात को समझते हुए, तारीख को समझते हुए और दलाइल की तकमील उसकी हुई है उसको देखते हुए और दूसरे वकील की भी मुश्किल को समझते हुए कि वो आज एडजर्नमेंट मांग रहा है, केस चलाएगा। क्योंकि ये मतलब नहीं केस चलाएगा सिर्फ ये है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट ए रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड, नॉट फॉर द सेक ऑफ टेम्परेरी इनकम्बेंट of the judicial office, but for the maintenance of its supreme importance. Judges, not being wholly free to defend themselves, are particularly entitled to receive the support of the bar against unjust criticism and clamor. At the same time, whenever there is proper ground for complaint against a judicial officer, it is the right and duty of an advocate to ventilate such grievances and seek redress thereof legally and to protect the complainant and person affected. ये कि ड्यूटी कोर्ट के अगेंस्ट ये है कि वो अपनी रिस्पेक्ट और कोर्ट की रिस्पेक्ट दोनों को करेगा और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो अपने केस को डिफेंड करेगा और जज जो और उसका ये है कि प्रॉपर ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट ए जुडिशियल ऑफिसर है तो उसको भी एजिटेट करेगा। ये नहीं है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट आती रहे और चुप करके बैठा रहेगा, लेकिन उसको मिलान भी नहीं करता रहेगा और लीगली जो है जो आदमी जज साहब की किसी वजूहत की वजह से वो हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। 160 An advocate shall not advise a person whose testimony could establish or tend to establish a material fact to avoid service of process or cancel himself otherwise to make his testimony unavailable. ये कहते हैं कि इस तरह के मशवरे नहीं देगा कि सर्विस नहीं लेनी, बैल ऑफ रखा देना है, रजिस्ट्री नहीं लेनी, इस तरह के मशवरे जो है ना उसने नहीं देने अपने क्लाइंट। 161 An advocate shall not intentionally misquote to a judge, judicial officer, jury, the testimony of a witness, the argument of the opposing advocate or the contents of a document, nor shall he intentionally misquote to a judge or the judicial officer language of a book, statute or decision, nor shall he, with knowledge of its invalidity and without disclosing such knowledge, cite as authority a decision that has been overruled or a statute that has been repealed or described unconstitutional. यह बात समझिए, इस किस्म की बातें नहीं करेगा कि कानून कोई फैसला पढ़ रहा है वहां नॉट लिख रहा है, नॉट्स के खिलाफ जा रहा है, उसे स्किप कर गया, एक लाइन स्किप कर गया, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, उसको पढ़ के सुनाएगा और उससे अपने केस के लिए मदद लेगा कि ये जजमेंट है। कोई कानून रिपेल हो गया तो उसको नहीं बताएगा कि जज को क्या पता है, चलो हम ये इसकी सेक्शंस बना देते हैं। कोई ओवररूल हो गया जजमेंट तो वो भी उसे बताएगा, ये नहीं कि उसको सुना के उसके मुताबिक ऑर्डर लेके निकल जाए।
ये जो है एक वकील का कोर्ट से उसकी ड्यूटी है, जब वो कोर्ट में पेश हो तो इस किस्म की हरकतों से बाहर है। लाहौर में तो आपको पता है हाई कोर्ट में ऐसा है कि लाइब्रेरी से, जजेस लाइब्रेरी से किताब मंगवाई जाती है, आपकी फोटो कॉपी और आपकी किताब को नहीं देखा जाता। उसकी वजह यह है कि कुछ वकला थे, वो जजमेंट जो है ना उसी तरह प्रिंट करके उसमें लगा देते थे, उसमें एक सफ़ा चेंज कर दिया, वहाँ मतलब की बात लिख दी, जज को पढ़ के सुना दिया, बाद में पता लगा कि ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब लाइब्रेरी वाली किताब को पढ़ा जाता है। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं ना, ये गैर वकीलाना किस्म की और सब स्टैंडर्ड किस्म की, ये वकील को ना जेब देती है, ना उसे करना चाहिए, ना उससे कोई अच्छा तासर पैदा होगा, ना मैं समझता हूँ को तरक्की कर पाएगा। अच्छा, 162 marked attention and unusual hospitality on the part of an advocate to a judge or judicial officer not called for by the personal relations of the parties. Subject both the judge and the advocate to misconstructions of motives and should be avoided. An advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of the pending cause, and he deserves rebuke and denunciation for any advice or attempt to gain from a judge special consideration or favor. A self-respecting independence in the discharge of professional duty without denial or diminution of the courtesy and respect due to the judge's station is the only proper foundation for cordial personal and official relation between the bench and the bar. बस आपने सरकारी जो एक ताल्लुक होता है ना वो रखना है, उस जज के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, उसकी क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट के वकील के दम मौजूदगी में आपने केस के बारे में किसी जज से बातचीत नहीं करनी। जजों की दावतें कि रात को दावत हो रही है, सुबह केस लगा हुआ है, उनसे पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाना, उसका यही मकसद होगा ना कि आपको फेवर लेंगे। इस किस्म का कोई काम वकील ने नहीं करना। 163. The primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict, but to see that justice is done. The suppression of facts or the concealment of witnesses capable of establishing the innocence of the accused is highly reprehensible. अब आप समझ, प्रोसिक्यूटर के लिए वो वकील होता है कि उसका काम सजा दिलाना नहीं है, उसका काम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना। 164. Publications in newspaper of an advocate to the pending or anticipated litigation may interfere with a fair trial in the courts and otherwise prejudice to the due administration of the justice. Generally, they are to be condemned if the extreme circumstances of the particular case justify statement of reference to the facts should not reach the public. It is unprofessional to make them anonymously, and ex parte reference to the facts should not go beyond quotation from the record and papers on the file of the court, but even in extreme cases it is better to avoid any ex parte statement. उन्होंने कहा कि अखबारों में खबरें छुपाई केस पे प्रेजुडिस होने की, ये बात है जब अखबार ज़्यादा होते थे, ये जो मीडिया है प्रिंट ये ज़्यादा था, अब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, ये जो केसों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए चीज़ें हैं वो आप गुफ्तगू इस किस्म की कोई नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ इधर केस शुरू होता है, इधर 6 साफी बैठ के उस केस की रोज़ जो प्रोसीडिंग होती है तबसरे भी करते हैं, कानून भी बताते हैं, प्रेजुडिस होने की कोशिश करते हैं। जजेस भी अब वो नहीं रहे जो अखबार और टीवी ना पढ़ते हों, वो भी इन चीज़ों से प्रेजुडिस होते होंगे, बल्कि खुश होते हैं कि हमारा भी जिक्र चल रहा है, हमारा ट्रेंड ये है। ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। ये जो चीज़ हो रही है ये रूल्स के खिलाफ है, प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन हो रही है। अब आपने कहा it is 166. It is the duty of advocates to appear in court when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory alternate arrangements. वकील का काम है कि कोर्ट में पेश हो जब केस उसका कॉल हो, और अगर नहीं हो सकता तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करें। 167. An advocate should in general refrain from volunteering his legal opinion or addressing any arguments in cases in which such advocate is not engaged unless called upon to do so in open court by a judge or judicial officer. In advancing any such opinion, he must do so with a sense of responsibility and impartiality without any regard to the interest of any party. ये कहते हैं जब तक आपको कहा ना जाए या तो कोर्ट कहे कि आप हमें असिस्ट करें या आप एंगेज हो, ये नहीं कि आप बीच में से खड़े हो गए और आपने कहा जज साहब मैं तो बैंकिंग का बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं, आपने ना वो फाइल पढ़ी हुई है ना कुछ है और खुद ही एक आर्गुमेंट
जज साहब को एक का दे दिया और दोनों वकील जो हैं या वो वकील जिसके अलावा आर्गूमेंट कर रहे हैं वो आपका। ये अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है जो कुछ वकील यहां भी कर सकते। डी है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। अब ये 168 से लेके 175B तक ये रूल जो हैं ये पब्लिक के साथ आपका कैसा रवैया होना चाहिए। ये आखिरी पोर्शन है, उसके बाद हम MCQs का एक या दोनों कर लेंगे और कुछ सवाल जवाब होंगे तो कर लेंगे। ये देखिए ये जनरल पब्लिक से क्या है, 168 कह रहा है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली। An advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter or shall be take or prosecute an appeal willfully motivated to harass anyone or delay any matter। आप बात समझ गए? यानी वैसा कोई केस नहीं लेगा, किसी को प्रोसिक्यूट करना है, किसी को डिफेंड, किसी को केस को उसका जो पर्पस है वो हरासमेंट हो, यानी हरास करने के लिए आपको कहा गया ऐसे हरास करना है, इसमें 2 केस बना दें, आपने कहा जी चले, ये काम वकील ने नहीं करना। और किसी को डिले करने के लिए आपको वकील एंगेज कर लिया, वो काम भी आपने नहीं करना। 169 An advocate shall always test adverse witness and parties with fairness and due consideration, and he should never minister to the malevolence of prejudices of a client in the trial or conduct of a cause. The client cannot be made the keeper of the advocate's conscience in professional matter. He has no right to demand that his advocate shall abuse the opposite party or indulge in offensive argument. Improper speech is not excusable on the ground that it was that the client would say speaking in his own behalf। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ईवल और क्लाइंट ने कहा जी इसको तो आपने गालियां देनी है, इसको कोर्ट में जलील करना है, इस तरह की कोई काम वकील ने क्लाइंट की ख्वाहिश पे या खुद भी या करना नहीं। उसका बिहेवियर मुखालिफ क्लाइंट से, कोर्ट से, मुखालिफ वकील से और जो जनरल पब्लिक है उसके साथ अप टू द मार्क होना चाहिए, जो कि एक वकील के किरदार के मुतकाजी या उस पेशे के किरदार के डिमांड होगी। 170 An advocate must decline to conduct a civil cause or to make a defense when convicted that it is intended merely to harass or to injure the opposite party or to work any oppression or wrong, but otherwise it is right, and having accepted a retainer, it becomes his duty to insist upon the judgment of the court as the legal merits of his client's claim. His appearance in the court should be demand equivalent to an assertion on his honor that in his opinion his client case is one proper for judicial determination। ये कहते हैं कि उसका काम ये है कि मेरे क्लाइंट का जो डिफेंस है उसकी जुडिशियल डिटर्मिनेशन की जाए, और किसी हरास करने के लिए, इंजर्ड करने के लिए अपोजिट पार्टी को या ऑप्रेस करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए उसने क्लाइंट के क्लेम को इन्फोर्स करने के लिए, केस बराए केस या उसके हक बराए हक के लिए बगैर कानून के अंदर जाए हुए उसने ऐसा कोई काम नहीं करना। और ये है 171 No advocate is obliged to act either as an advisor advocate for any person who may wish to become his client. He has the right to decline professional employment. Every advocate upon his own responsibility must decide what business he will accept as an advocate, what cause he will bring into court for plaintiff, and what cause he has contest in court of the defendants। ये कह रहे हैं कि अगर कोई वकील अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी का कोई इसका क्लाइंट बने, उसका राइट है कि वो डिक्लाइन करे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कॉन्शियस या अपनी जो भी मामलात हैं उनके मुताबिक वो डिक्लाइन कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो वकील उसे वकील के तौर पे एंगेज किया जा रहा है तो उसने एंगेज होना ही। 172 है No client, corporate or individual however powerful nor any cause civil or political however important is entitled to receive, nor should any advocate render any service to advise involving disloyalty to the law, whose ministers, advocates are disrespect the judicial office which they are bound to uphold, or corruption of any person or person exercising a public office or private trust, nor indulge
in deception or betrayal of the public when rendering any such improper service or advice. The advocate invites and merits and unjust condemnation. Correspondingly, he advances the honor of his profession and the best interest of his client when he renders services or gives advices tending to impress upon the client and his undertaking except compliance with the strictest principles of the moral law. He must have observed and advise his client to observe the statute law, though until a statute shall have been finally construed and interpreted by competent adjudication. He is free and indeed is entitled to advise as the validity as to what he consistently believed to be a just meaning and extent. But above all, an advocate will find his highest honor in a deserved reputation for fidelity to private trust and the public duty as an honest man or a political and loyal citizen. An advocate having once held public office or have been in the public employment should not, after his retirement, accept employment in connection with any matter which he has investigated or dealt with while in his office, such office, or employment except in support thereof. अब आप समझिए क्या है? ये नहीं है कि जज रहा है ना किसी मैटर में, तो ये नहीं कि जज से उतरा तो फिर उसी केस में वकील बन गया. प्रोसिक्यूटर है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बाद में रिटायर हुआ तो या अलग हुआ तो वकील बना, तो उसी में केस के अंदर वो वकील बन के डिफेंस का आ गया. एज ए प्रोसिक्यूटर उसने उसको डिफेंड किया हुआ है, या उस केस में उसने अवॉइड करना है जिसके जो केस नौकरी में एज जज या प्रोसिक्यूटर या इन्वेस्टिगेटर उसके हाथ से गुजरे. 174A, an advocate will use his previously designation or post such a retired judge. No advocate will, sir, use his previous designation or post such as retired judge, ex-judge, retired general, ex-attorney general, ex-advocate general, or use any ex-designation, post or calling in any manner whatsoever as prefix or suffix, either on letterheads, nameplates, signboards, visiting cards or any form during the period of practice as an advocate at any time. ये वकील पे पाबंदी है कि अपने कार्ड के, अपने साइन बोर्ड पे, साइन बोर्ड का भी साइज आ गया ना 1.5 से 2 फुट तक, वो शायद आगे है, कहीं पढ़ चुका. ये नहीं लिखेगा मैं रिटायर्ड जज, फॉर्मर जज रहा हूँ, सिविल जज रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हूँ, मैं अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट रहा हूँ, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के केस मिले, पता लगे कि एक मैं इन्फ्लुएंशियल ओहदे पे रहा हूँ. ये कोई नहीं लिखे, उससे अपना नाम लिखेगा. कोई उन्होंने लिखा हुआ एक जगह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखता है, वो लिखेगा एडवोकेट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिर्फ वकील है, उससे सीनियर वो लिखेगा, बस एड्रेस पर लिख देगा. और 174B, नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ मोर देन 1.5 feet इज इक्वल एंड 2 feet, यानी 1.5 by 2. इससे बड़ा बोर्ड जो है ये रूल्स के अगेंस्ट है. बाहर लगाएगा, कहीं भी लगाएगा, नहीं लगा सकता, इस साइज में लगाएगा. 175, एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन और कैरी एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस और वोकेशन और शैल नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर और ए सैलरीड ऑफिशियल और सर्वेंट और टू बी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक और प्राइवेट. ये उसने कहा है कि कोई वकील भी किसी किस्म के कारोबार में, प्रोफेशन में या किसी किस्म की पार्टनरशिप में या सैलरीड ऑफिशियल या सर्वेंट के तौर पे कोई भी काम नहीं करेगा जब तक कि वो वकील है किसी पब्लिक, प्राइवेट, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमस बॉडी में, सेमी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में, या पेट्रोल पंप चला रहा उसका जरिया माशी है, स्कूल खोल के बैठा हुआ है उसका जरिया माशी है, और वकालत भी साथ कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा. 175A, अच्छा वो कहता है 2, एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शैल इंटेल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड रूल 108O. 108O ये कहता है कि उसका लाइसेंस वाला सस्पेंड हो जाएगा, रहेगा नहीं. 175, नॉन ऑब्जर्वेंस or violation of the canons of professional conduct and etiquettes mentioned in this chapter by any advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him liable for disciplinary action. यही कह रहे हैं कि जो भी इस कैनन ये जो चैप्टर 12 है, ये जो 41 रूल्स हैं, इसकी ऑब्जर्व नहीं करेगा, डिफाइंस करेगा और
इनकी वायलेशन करेगा इस चैप्टर में जो दिए गए हैं, तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। 175B जो आखिरी है वो है नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफाइंस और डिसीजंस ऑब्लिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल by any bar council or bar association or any member of bar oblique advocate shall be deemed to be gross professional misconduct। यानी पाकिस्तान बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शन और डिसीजन को डिफाइंस करेगा, नहीं मानेगा कोई बार एसोसिएशन, बार काउंसिल मेंबर, बार या एडवोकेट, तो ये ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा।